हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू इंडस रैंजर ऑनलाइन क्लास। इससे पहले हमने कर्जन के बारे में जो मेजर अपडेट्स थे और जो भी मेजर जो चीज़ें थी आपको भेज दी गई थी, उसके साथ साथ जूम पे आपको इंडियन एक्सप्रेस का एक आर्टिकल ही भेजा गया था कर्जन के बारे में। आई विश आप लोग ने पढ़ लिया होगा। जिसको नहीं मिलेगा प्लीज़ वो मुझे व्हाट्सअप करके या बाकी चीज़ें बता देगा, ठीक है। तो वो तो हमने कर्जन को लेकर के एक ओवरव्यू लिया था। आज क्या करेंगे हम कर्जन के बारे में जितने भी उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव, एजुकेशनल या फिर इकोनॉमिकल या जुडिशियरी जितने भी रिगार्डिंग जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो एग्जाम ओरिएंटेड हैं उसको डिस्कस करते चलते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे जहाँ से 1899 से लेकर के 1901 के आसपास जो चीज़ें हुई इंडिया में, ठीक है। और जो कर्जन जिसको ऑपरेट करवा रहा था वो कौन कौन चीज़ें थी। और इसको पढ़ने से पहले प्लीज़ आप कर्जन के बारे में ज़रूर थोड़ा सा ओवरव्यू जो इससे पहले वीडियोज़ बनाई गई होंगी वो ज़रूर देख लेना। उससे क्या होगा कि एक्चुअली आपको कर्जन की मेंटेलिटी पता चल जाएगी कि किस तरीके का आदमी था वो और इंडिया में क्या चाहता था, ठीक है। इम्पीरियलिज्म को किस तरीके से यहाँ पे वो एस्टेब्लिश करना चाहता था, ठीक है। तो पहली चीज़ क्या है कि देखो इसने जब वो आया 1899 से 1901 के आसपास, तो उस समय इंडिया में काफ़ी एक सवेयर फेमाइन आ गया था जिसको छप्पनिया वो कहते हैं, छप्पनिया अकाल भी कहते हैं, ठीक है। अब छप्पनिया अकाल जो था मैक्सिमम कौन से एरिया में ज़्यादा था, तो जो अवध का इलाका है तो आगरा में है। उसके बाद फिर देखोगे कि जो बंगाल है, उसके बाद फिर क्या है कि ये थोड़ा सा जो सौराष्ट्र का रीजन है, जो पहले गुजरात और महाराष्ट्र को मिला के जो पहले सौराष्ट्र कहा जाता था, वहाँ के रीजन में भी ये कुछ जो फेमाइन था काफ़ी ज़्यादा सवेयर था। और इसमें कर्जन को काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया कि जो कर्जन है उसने क्या किया कि राइट स्टेप नहीं लिया वो फेमाइन को मीट करने के लिए, जिसके वजह से क्या है कि थाउजेंड्स ऑफ लोग मर गए थे, ठीक है। बट ध्यान रखिएगा कि 1770 में 1770 में जो बंगाल में फेमाइन आया, उसके बाद 1866 में एक फेमाइन आया, वो ज़्यादा सवेयर थे। मतलब उसमें क्या है कि ऑलमोस्ट हाफ ऑफ बंगाल पॉपुलेशन वॉज रिप्लेनिश, मतलब साफ हो चुका था 1770 में, ठीक। और 1866 का जो फेमाइन था वो भी काफ़ी ज़्यादा सवेयर था। बट जो 1899 में आया वो सवेयर था, बट इतना नहीं था। हाँ, ऑलमोस्ट कह सकते हैं 20-25 हज़ार लोग उसमें जो ऑफिशियल डाटा बताते हैं, बट उससे भी ज़्यादा लोग क्या हुए थे उसमें, उनकी फर्टिलिटी रेट थी, ठीक है। तो क्या होता है कि ये इसमें उनको क्रिटिसाइज़ किया था कर्जन को कि इन्होंने क्या किया, राइट स्टेप नहीं लिया। राइट स्टेप मतलब क्या है कि रेलवे का एक्सपेंशन इतना था नहीं कि जो फूड है या जो गोडाउन है वहाँ से फूड को भेजा जा सके। उसके साथ साथ क्या है कि अगर मान लो किसी एक डिस्ट्रिक्ट में या किसी एक रीजन डोमेन में अगर वो जो ग्रेन्स हैं वो रखे भी गए हैं तो वो भी ढंग से सप्लाई नहीं किए गए, ना तो उनको इकोनॉमिकली फंडिंग की गई, ठीक है। तो मतलब हर डिस्ट्रिक्ट में गवर्नमेंट ने एक एडुकेट मेजर नहीं लिया, जिसकी वजह से क्या हो गया, मैक्सिमम इनकी लोगों की डेथ होती है। तो इन सब चीज़ों को फिर देखने के लिए वो क्या करता है कि 1901 के आसपास एक फेमाइन कमीशन बैठाता है, ठीक है। अब फेमाइन कमीशन जो बैठाता है वो किसके अंदर बैठाता है, सर एंथोनी मैकडॉनल्ड, ठीक है। सर एंथोनी मैकडॉनल्ड क्या करता है, 1901 के आसपास एक रिपोर्ट प्रिपेयर करता है, उसी साल वो सबमिट भी कर देता है। अब जो रिपोर्ट प्रिपेयर करता है उसमें क्या बताता है वो कहता है कि इंडिया में इकोनॉमिक और उसके साथ साथ प्राइस मैकेनिज्म हमें नहीं चाहिए, ठीक है। मतलब कि मार्केट ढंग से बनाओ, अगर मार्केट ढंग से होता या मंडी हर जगह होती तो अनाज इजीली अवेलेबल हो जाता और जिसकी वजह से फेमाइन नहीं आता। उसने क्या कहा, उसने कहा कि हमें क्या करना चाहिए कि रेलवे जो लाइन्स हैं इसका कंस्ट्रक्शन काफ़ी ज़्यादा होना चाहिए, मतलब काफ़ी ज़्यादा वास्ट होना चाहिए। जैसे आप देखोगे कि अगर मान लो अभी फेमाइन आता है, ठीक, या फिर ऐसे कोई एक बड़ी ट्रेजेडी आ जाती है तो क्या होता है कि जो ट्रांसपोर्टेशन है वो इजी होना चाहिए और स्विफ्ट होना चाहिए, ठीक है। तो ट्रांसपोर्टेशन पे उसने कहा कि फोकस करने को। फिर आप देखोगे कि कर्जन ने उसके बाद ही मैक्सिमम काफ़ी ज़्यादा लार्ज स्केल पे क्या किया, रेलवे लाइन्स बिछवाई, ठीक है। तो जो एंथनी मैकडॉनल्ड जो आया, या फिर इसको मैकडॉनल्ड कमीशन भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। इस फेमाइन कमीशन को कभी कभी बहुत सारे बुक्स में क्या दिया हुआ है कि मैकडॉनल्ड जो कमीशन था वो किस लिए आया हुआ था, तो ये सीडीएस वालों के लिए इंपॉर्टेंट है। एनडीए में क्वेश्चन अभी नहीं आया है, बट फिर भी आप इसको एक बार देख लेना, ठीक है। उसने क्या कहा, कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवे लाइन, ठीक, पहले रेलवे लाइन बनाओ। उसके साथ साथ उसने ये कहा कि जो बड़े बड़े गोडाउन होने चाहिए, जैसे अभी आज के टाइम FCI है, ठीक है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, वैसे क्या होने चाहिए, बड़े बड़े एग्रीकल्चरल बैंक्स होने चाहिए, ठीक है। एग्रीकल्चरल बैंक्स होंगे तो कहाँ पे होगा, जो सरप्लस ग्रेन जो जनरेट होगा वो यहाँ पे स्टोर किया जा सकता है। उसके साथ साथ क्या है कि जैसे मान लो कि जिस साल जो रेनफॉल ज़्यादा हो गया, ऑब्वियसली जो ग्रेन का प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बननी चाहिए, ठीक है। जैसे अभी गांव में कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती हैं वो डेयरी फार्मिंग के लिए, सीरी कल्चर के लिए, ठीक, और भी जितने टाइप के जो कल्चर्स आते हैं उनके लिए अलग अलग कोऑपरेटिव फार्मिंग होती है। तो इस तरीके की कोऑपरेटिव फार्मिंग भी इंडिया में क्या होनी चाहिए, स्टार्ट होनी चाहिए। तो फिर देखोगे कर्जन ने ये सारे स्टेप उठाए, रेलवे का एक्सपेंशन किया, ठीक है। उसके बाद ऐसे ढेर सारे गोडाउन कंस्ट्रक्ट करवाए, उसके साथ साथ कोऑपरेटिव एक्ट भी लेके आ गया, ठीक है।
कि ढेर सारे जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं वो भी बनाए जा सकते हैं। तो ये कुछ क्या था कि उसका एक मेजर जो रिकमेंडेशन था, जो कमीशन आया था फेमाइन या फिर मैकडोनल्ड जो कमीशन आया था 1901 में, ठीक है। और उसके बाद फिर क्या है कि इरिगेशन, हमें पता था कि इरिगेशन जो है इंडिया का मेन सोर्स ऑफ इनकम था, ठीक है। अभी टिल 1919 में भी क्या होता है, जीडीपी में ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन होता था वो फार्मर्स का ही होता था और एग्रीकल्चर सेक्टर से हुआ करता था। अब जो कर्जन है उसके समझ में आ गया कि अगर मान लो कि अगर मैं रेवेन्यू हमें मैक्सिमम जनरेट करवाना है अपने कंट्री के लिए, तो हमें क्या करना है, एग्रीकल्चर में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना है, ठीक है। तो उसने क्या किया, 2417 किलोमीटर का, ठीक, 2417 किलोमीटर के उसने क्या कर दिए कि कैनाल जो प्रोजेक्ट होता है उसको पास कर दिया, ठीक है। 1904 के आसपास आता है और ये कैनाल सिस्टम पूरा बनते बनते ऑलमोस्ट क्या होता है कि 1924, मतलब 20 साल का समय लग जाता है, ठीक है। 1905 से ये इरिगेशन पे काम स्टार्ट होता है कैनाल वाले पे। और उसने ये देखा कि जो आपका पाकिस्तान से जो इलाका है, ठीक, पाकिस्तान से जो इलाका है जहाँ जहाँ पे इंडस रिवर फ्लो कर रही है, उसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं और डिस्ट्रीब्यूटरीज हैं जहाँ पे ये ज़्यादा काम कर रही हैं, वहाँ पे अगर कैनाल सिस्टम डेवलप किया जाए तो वहाँ से रेवेन्यू सरप्लस हो सकता है या फिर एग्रीकल्चर से बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है, ठीक है। तो पंजाब में जितने भी जो कैनाल सिस्टम बनाए गए, उसके बाद जो वेस्टर्न यूपी में जितने भी कैनाल्स हैं वो क्या है, लॉर्ड कर्जन की ही देन है, ठीक है। तो उसी समय के उसने क्या है कि 2417 किलोमीटर का ऑलमोस्ट क्या है कि कैनाल सिस्टम को काफ़ी ज़्यादा स्प्रेड कर दिया, ठीक। अब ऑब्वियस है कि इरिगेशन फैसिलिटीज़ अच्छी होगी तो उसके बाद फिर क्या होगा कि जो अगर रेवेन्यू का जो सोर्स है वो अनइवन ना होके ऑलमोस्ट स्टेबल रहेगा, क्योंकि इससे पहले जो कैनाल सिस्टम और जो बाकी इरिगेशन फैसिलिटीज से पहले इंडिया में क्या था कि जो वो मानसून पे डिपेंडेंट होते थे। तो जिस साल मानसून अच्छा है ऑब्वियस है उस साल जो रेवेन्यू अच्छा होता था, जिस साल मानसून नहीं है तो रेवेन्यू घट जाता था। अब इससे ये क्योंकि रिवर्स जो है वो तो काफ़ी ज़्यादा है, तो ऑब्वियस क्यों ना उससे कैनाल बना करके रेवेन्यू को ऑलमोस्ट बराबर रखा जाए, ठीक है। तो ये क्या करता है कि एक इरिगेशन कमीशन लेकर के आता है 1901 में, ठीक है। अब इसमें ये ध्यान रखना है कि जो इरिगेशन कमीशन का जो ब्लूप्रिंट है वो कौन प्रिपेयर करता है, तो वो ब्लूप्रिंट प्रिपेयर करने वाला कौन था, सर कॉलिन स्कॉट मॉनक्रिफ, ठीक है। इनका नाम याद रखना, सर कॉलिन स्कॉट मॉनक्रिफ, MONCRIFF, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट तैयार कर दिया था कैनाल का और इन्होंने ही प्रिपेयर करवाया था, ठीक। उसके बाद में कुछ छोटे छोटे फैक्ट्स आपको ध्यान रखने हैं ये कर्जन के बारे में, ठीक है। जैसे कि नॉर्थ वेस्ट जो प्रोविंशियल जो फ्रंट है, जो पाकिस्तान का एरिया है जहाँ पे मैक्सिमम ट्राइबल्स रहते हैं, तो वो एरिया भी कर्जन ने ही क्रिएट किया था, ठीक है। उससे पहले ऐसा कुछ नहीं था, वहाँ पे ट्राइबल्स आपस में क्या करते थे, हमेशा लड़ाई झगड़ा या फिर चलता रहता था और फाइनली उसको टेरिटरी बना दी गई, ठीक है। तो किसने बनाया, वो भी कर्जन ने बनाया, ठीक है। उसके साथ साथ क्या किया उसने, एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट पूसा में, जो बिहार में है पूसा में, वो भी जो बनाया है वो किसने बनाया है, वो भी कर्जन ने बनाया है, ठीक है। उसके साथ क्या आपको ध्यान रखना है कि इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स जो आर्मी की टुकड़ी है वो भी इसी ने बनाया था। और लास्ट में जो ब्रिटिश जो पाउंड था, ठीक, उसको भी क्या कर दिया इसने, लीगल टेंडर कर दिया। लीगल टेंडर, नॉन लीगल टेंडर क्या होता है, दैट वी विल डिस्कस इन आवर इकोनॉमिक क्लास, ठीक है। बस इसमें ध्यान रखना है कि जो इसको लीगलाइज किया था, लीगलाइज मतलब कि लीगल टेंडर मतलब जो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त होती है, करेंसी किसी भी कंट्री में चलती है, ठीक है। तो उसने क्या कहा कि 15 पाउंड जो होंगे वो ऑलमोस्ट क्या होंगे, 1 रुपये के बराबर होंगे, ठीक है। इस तरीके से उसने क्या कर दिया था कि जो करेंसी सिस्टम है उसको लीगल कर दिया था। अब इतना डिटेल में आपको जानने की जरूरत नहीं है कि कितनी करेंसी को कितना डिटेल और कितना किया गया था, बस ध्यान रखना कि हाँ पाउंड को लीगलाइज कर दिया गया था, ये लीगल टेंडर कर्जन के टाइम ही कर दिया गया था, ठीक है। तो ये क्या थे उसके मैक्सिमम जो इरिगेशनल और जो फेमाइन से जुड़े हुए जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे इसके जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन और जो एजुकेशन से रिलेटेड कुछ एक जो इसने रिफॉर्म किए थे उसके बारे में, ठीक है। आई विश ये वीडियोस पसंद आई होंगी आपको, और भी कुछ चीज़ें अगर ऐड करनी होंगी तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन जियो मीट और जितनी भी वीडियोस होती हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू।